क्या आपको पता है अपने फंडामेंटल राइट्स? क्या आप जानते हैं कि आपके पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? क्या आपको पता है फंडामेंटल राइट्स का क्या इम्पोर्टेंस है? अगर नहीं तो ये वीडियो लेक्चर हर एक उस सिटीज़न के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है जिन्हें नहीं पता कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स है क्या और हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीज़न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीज़न को पता होने चाहिए। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर एक सिटीज़न अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान पाए और यह जान पाए कि उनके पास फंडामेंटल राइट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। सो हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला में। आज हम चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों पर। इससे पहले हम राइट्स पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने हमारा राइट्स का वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। आपको बता दें कि फंडामेंटल राइट्स एक ब्रॉड और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में कह सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हों तो आप कमेंट्स में अपने सजेशंस को भी दे सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं B.R. अम्बेडकर जी की। तो B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है फंडामेंटल राइट्स को कि ये मोस्ट डिस्कस्ड पार्ट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा है कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को रखने में। फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। फंडामेंटल राइट्स को टाइम टेकिंग भी कहा जाता है। आपको बता दें कि फंडामेंटल राइट्स को बेसिक राइट्स भी बोला जाता है। The fundamental rights are enshrined in Part 3rd of the Constitution from Articles 12 to 35. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA, that is Bill of Rights. जो फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3rd में रखा गया है और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 में आते हैं। जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राइव करने वाले, उनको ये इंस्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से मिला, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स में रखा जाता है। The part 3rd of the Constitution is rightly described as the Magna Carta of India. आपको बता दें कि पार्ट 3rd को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैग्ना कार्टा का मतलब है अ चार्टर ऑफ राइट्स। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कंप्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स। इसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है जस्टिसेबल की फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफाई किया जा सकता है। In fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those
found in the constitution of any other country in the world, including the USA. जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ज़्यादा इलाबोरेट, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए गए हैं देन दोज फाउंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्रीज़। अगर आप वर्ल्ड में किसी दूसरे कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देखें तो उसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है फंडामेंटल राइट्स को, इंक्लूडिंग यूएसए को भी लेकर चलें तो यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स यानी कि बिल ऑफ राइट्स, उसमें भी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रखा गया है। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से टू ऑल पर्सन, सभी पर्सन्स के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, the larger public interest and unity of the nation. ये अपहोल्ड करते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल्स की इक्वलिटी को, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी सभी इंडिविजुअल्स की, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनाइटी ऑफ नेशन, ये नेशन की यूनाइटी में रखने के लिए बहुत लाभदायक और मदद करते हैं। ये नहीं कि नेशन को फ्रैगमेंट करते, ये नहीं कि नेशन को टुकड़े टुकड़े में बांट दे, ये अपहोल्ड करते हैं यूनाइटी ऑफ द नेशन, नेशन को एक यूनिट में रखने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी। ये प्रिवेंट करते हैं द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री। ये हमें बचाते हैं एक ऑथोरिटेरियन यानी कि अपनी चलाना, किसी दूसरे की ना सुनना, और डिस्पोटिक मतलब निरंकुश। ये ऑथोरिटेरियन और डिस्पोटिक जैसे रूल को हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश होने से भी प्रिवेंट करते हैं एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज़ एंड फ्रीडम्स, और ये प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स को ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेशन बाय द स्टेट। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। इन शॉर्ट, they aim at establishing a government of laws and not of men. ये एस्टेब्लिश करते हैं a government, ऐसी गवर्नमेंट जो कि मैन की नहीं, लॉज की माने, लॉज को लेकर चले, यानी जो कानून है, जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी से वो वर्क करे। The fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the constitution. जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये गारंटेड होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन से, विच इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। दे आर फंडामेंटल, ये फंडामेंटल होते हैं आल्सो इन द सेंस दैट, इस सेंस में that they are most essential for the all round development, क्योंकि ये all round development के लिए बहुत ही important हैं। all round development मतलब material, intellectual, moral and spiritual development के लिए of the individual. Originally the constitution provided for 7 fundamental rights. जब constitution बना था तब originally 7 fundamental rights थे, बट आज हमारे पास केवल 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। आइए बात करते हैं उन सभी 7 फंडामेंटल राइट्स की जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये सभी राइट्स थे, लेकिन इनमें से एक ऐसा राइट है जो डिलीट कर दिया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि आर्टिकल 14 से 18 में रखा गया है ये
राइट टू इक्वलिटी। सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम, जिसको रखा गया है आर्टिकल 19 टू 22। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसको रखा गया है आर्टिकल्स 23 टू 24। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको रखा गया है आर्टिकल्स 25 टू 28। इसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसको रखा गया है आर्टिकल्स 29 से 30 तक। इसके बाद आता है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रखा गया है आर्टिकल 31 में। इसके बाद लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, जो कि रखा गया है आर्टिकल 32 में। हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी, आपको बता दें कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इट इज़ मेड अ लीगल राइट, इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास 6 मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार, दूसरे नंबर पर है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवें नंबर पर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और आखिरी अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स। आइए अब इसकी बात करते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। Some of them are available only to the citizens, while others are available to all persons, whether citizens, foreigners or legal persons like corporations or companies। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल अवेलेबल हैं ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए। ये राइट्स केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं, while other citizens are available to all persons without citizens। जो सिटीजन्स नहीं हैं हमारे इंडिया के, जो फॉरेनर्स हैं, जो लीगल पर्सनस हैं लाइक कॉर्पोरेशंस और कंपनीज़, उनके लिए कुछ राइट्स मान्य नहीं होते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये एब्सोल्यूट नहीं हैं, ये क्वालिफाइड हैं। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिकेशंस, जो स्टेट है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिकेशंस को हमारे ऊपर। हाउएवर वेदर सच रेस्ट्रिकेशंस आर रीजनेबल और नॉट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट्स। ये सब डिसाइड करता है कोर्ट्स। ये कोर्ट ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिकेशंस हैं और कौन नहीं। Thus they strike a balance between the rights of the individual and those of the society as a whole, between individual liberty and social control. Most of them are available against the arbitrary action of the state. कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के विरुद्ध। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, कुछ राइट्स नेगेटिव भी हैं, कुछ राइट्स पॉजिटिव भी हैं। सो नेगेटिव राइट्स की बात करें तो डैट इज़ प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, वाइल अगर हम पॉजिटिव इन नेचर की बात करें तो कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन्स। अगर हम पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये हमें प्रिविलेजेस, एक विशेष अधिकार प्राप्त कराते हैं, जस्टिस का, इक्वलिटी का, लिबर्टी का। और वहीं अगर हम इसके नेगेटिव के बारे में बात करें तो ये अथॉरिटी पर लिमिटेशंस रखती हैं। दे आर जस्टिसेबल, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये इनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। अगर ये
फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं दिए जा रहे हैं, अगर हमको वायलेट किया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स से, तो हम कोर्ट्स में जाकर अपना केस लड़ सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए। They are justiciable, allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated. So they are defended and guaranteed by the Supreme Court. ये defended होते हैं और guaranteed होते हैं by the Supreme Court, Supreme Court से। They are not sacrosanct. ये sacrosanct नहीं होते हैं, ये permanent भी नहीं होते हैं। आपको पता है कि इसमें amendment की जा सकती हैं, तो ये permanent कैसे हुए? So they are not sacrosanct और permanent. They can be suspended. इन्हें suspend किया जा सकता है during the operation of a national emergency. National emergency आने पर except the right guaranteed by articles 20 और 21. केवल आर्टिकल 20 और 21 ही एक ऐसे आर्टिकल हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के आने पर भी। और नेशनल इमरजेंसी किस तरीके की? एक्सटर्नल इमरजेंसी पर, ना कि इंटरनल इमरजेंसी पर। बाकी जो राइट्स हैं सबको सस्पेंड किया जा सकता है केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे फंडामेंटल राइट्स के। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर को, जिससे वो जान पाएँ कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, क्या क्या उनके मौलिक अधिकार हैं। और आपको बता दें कि यह लेक्चर फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 है। इसके आगे हम पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to Article 18. So thank you for watching this video. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe, stay indoors.